जी अस्सलाम वालेकुम। और सिलसिला है व्हाट नाउ, जो हमारा पॉडकास्ट का एक सिलसिला जो हमने डोइचे वेले एकेडमी के साथ हमारा प्रोजेक्ट है, उस सिलसिले में हम शुरू कर रहे हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हम चाहते हैं कि वो खुद ही अपना तारुफ कराएं। बट हम आपको अस्सलाम वालेकुम और वेलकम कहेंगे कि आपने जो है वो हमारे ना सिर्फ इनविटेशन का जवाब दिया, बल्कि आज आपने हमें ज्वाइन भी किया है बात करने के लिए। जी बिल्कुल। मेरा नाम शराज गयास है। और आप लोगों ने डॉइचे वेले के साथ कोलैबोरेट किया था, तो आपने सोचा पाकिस्तानी वेलों के साथ भी कर लें। तो फिर आपको शायद मेरा नाम उनमें नज़र आ गया कि कौन बैठे हुए हैं लोग। तो थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया है एंड बताएं जो सवालों का सिलसिला है। कोशिश करेंगे जवाब देने हाँ की। वैसे मैं सहाफ़ी हूँ जी नहीं, जी। तो मुझे सहाफ़त के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो कुछ करता हूँ कोशिश करूंगा वो बताने की। बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपका हुस्न ज़न है, क्योंकि पिछले कितने अरसे से आप जो है वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं और आपके इतने देखने वाले हैं जो आपके ना सिर्फ काम को पसंद करते हैं बल्कि आपको फॉलो करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ इंजी भी हैं, तो इंजी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सो जस्ट पहला सवाल ये है कि आप एक फुल ब्राइट स्कॉलर रह चुकी हैं आप, राइट? तो ये सवाल था कि एज अ जी फुल जी। ब्राइट अब स्कॉलर। मेरे ख्याल से वो आपको परमानेंट लाइफ लॉन्ग टाइटल मिल जाता है। तो रह चुका नहीं हूँ, अब तक हूँ, जिंदा हूँ मैं। गुड टू नो। सो मैं इससे रिलेटेड पहला सवाल ये है कि हाउ इज बीइंग अ फुल ब्राइट स्कॉलर, आपका पर्सपेक्टिव बना on the type of content and content you want to make and about the world in general. आई थिंक ये मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि कहीं मैंने पढ़ा था, शायद ये कोई मिसाल है या मेटाफर है या सच है मुझे नहीं पता, बट एक मिसाल थी कि शार्क एक तरह की होती है, उसको जितने एक्वेरियम में आप डालें ना वो उतनी बड़ी हो जाएगी। तो जब आप एक्सचेंजेस पे जाते हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस पे जाते हैं या इवन ट्रैवल करते हैं, आप लोगों का जहन काफ़ी बढ़ता है, स्पेशली इन अ फुल ब्राइट वेयर यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। फुल ब्राइट की दो कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं जब आप जाते हैं साल की। एक तो होती है आप लोगों के साथ ही जो सारे पाकिस्तान का कोहॉर्ट है, और एक होती है जिसमें दुनिया भर से जो फुल ब्राइट पे आए हुए हैं उनके साथ होती है। सो you're interacting with the cream of the cream of around the world. Even at your own university you have people from all over the world. तो वो जो पर्सपेक्टिव्स फॉर्म होते हैं लिविंग इन अनदर कंट्री, सीइंग हाउ दे डू थिंग्स, लर्निंग द फैक्ट कि हमारी सोच जितनी महदूद कर दी गई है दुनिया उतनी कम नहीं है। अक्सर यहाँ पर चीज़ें इस तरह जाने दी जाती हैं कि अच्छा पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है, या एक वेग से टर्म्स हैं हमारे कि ये कल्चरल नहीं है हमारा, ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। क्या है पाकिस्तान का कल्चर ये तो कोई डिफाइन कर नहीं सका, लेकिन लोगों को महदूद रखने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस तरह के अल्फाज और ख्यालात का अक्सर इजहार किया जाता है टू साइलेंस पीपल और टू रिस्ट्रिक्ट पीपल। तो वो जो जस्ट बीइंग इन अनदर कंट्री, लिविंग इन अनदर कंट्री, स्टडिंग इन अनदर कंट्री, उससे जो आपका जहन खुलता है, उससे जो आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, आप जो ज़िंदगी के सच without questioning them, you accept them, you internalize them, and you live your life according to that. So when you meet other people who may have different truths than you, and you learn to accept that, it doesn't mean कि आप बदल जाएं, आप उनकी ज़िंदगी जीना शुरू कर दें, but the fact के और जीने के भी तरीके हैं। I think that's a great life lesson that one can only internalize when they've immersed themselves in another culture for a long while, whether वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, या रहने के लिए जा रहे हैं। तो जिन लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर पढ़ने की, जाने की, एक्सचेंजेस पे, मैं तो हाईली रेकमेंड करूँगा। अच्छा शहजाद, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि वहाँ का कल्चर, और फिर ऑब्वियसली जब आप वापस आए तो मुश्किल तो नहीं हुई दोबारा से एडजस्ट करने में? बिल्कुल मुश्किल होती है। एक कल्चर शॉक आपको जितना ये अजीब बात लगेगी जिन लोगों ने नहीं एक्सपीरियंस किया। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी पाकिस्तान में गुजारी है। 2013 में मैं गया था अमेरिका, वो पहली दफ़ा था। आई आई ट्रैवल्ड अब्रॉड, ऐसा नहीं था कि मैं पहली दफ़ा गया था यूएस। यूएस पहली दफ़ा गया था, लेकिन पाकिस्तान से बाहर मैं जा चुका था। बट इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई लिव्ड समवेयर एल्स अदर देन पाकिस्तान। तो वैसे तो मैं ज़िंदगी के कुछ 24 साल पाकिस्तान में गुजार चुका था, लेकिन 2 साल न्यूयॉर्क में रहने के बाद मैं वापस आया।
तो कई ऐसी चीज़ें थी जो मेरे अंदर भी बदल गई थी, मेरे ख्यालात में भी बदल गई थी, मेरी सोच में भी बदल गई थी। फिर वो एक आपको कल्चर शॉक नज़र आता है। वो टेक्नोलॉजी हो, वो बेसिक चीज़ें हों कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो मैं जब वापस आया था तो रात के 2 भी बज रहे हों तो मैं सिग्नल पे रुक जाता था कि मतलब ये सही चीज़ है करने के लिए, अगर हम सब सही करेंगे तो चीज़ें सही होंगी। फिर कराची में जब मोबाइल चोर का पता चला, तो फिर अब मैं नहीं रुकता रात के 2 बजे सिग्नल पे, एंड आई डोंट थिंक आई एम नेसेसरली डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट दैट यू आर ब्रेकिंग द ट्रैफिक लाइट एट 2 एएम, इट्स दैट इट्स अ जेन्युइन सेफ्टी कंसर्न फॉर यू एट 2 एएम। तो ये तो एक बहुत छोटी मिसाल है, बट इससे होपफुली पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट जो आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं आपको उन्हीं में रहना पड़ता है। आप यू कांट रियली मॉडल और कॉपी पेस्ट दैट बिहेवियर, विच इज़ वाई डेवलपमेंट सेक्टर में भी अक्सर ऐसा होता है कि मॉडल्स कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की जाती है दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में, एंड मोर ऑफन देन नॉट दे डोंट पैन आउट. So yes, as shocking as it might sound, there is a reverse culture shock, even for somebody who's lived his entire life in Pakistan and was only there for a couple of years. पर वो एक जब आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है, and then you start seeing something you've always seen from a different angle, you do see it differently. अच्छा शहजाद, पाकिस्तान एक्सपीरियंस, आपने कहा आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आपने अपने आप को बेला कहा, तो क्या चीज थी इस इनिशिएटिव के पीछे? क्या सोचा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारे सवालात और जवाबात लेने के लिए? आपने खुद ही सवाल में जवाब दे दिया है कि मैं पेश आ, मुझे कल रात एक साहब मिले, अली हसनैन ने एक डिनर किया हुआ था, उस पर एक स्टूडेंट थे, तो वो भी कुछ करना चाह रहे थे, तो वो पूछ रहे थे, तो ही सेड बिफोर आई डू समथिंग मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और मैं सोचता हूँ अच्छा इसके प्रोज क्या होंगे, इसके कॉन्स क्या होंगे, है ना। लाइक यार काश तुम मुझे 10 साल पहले मिल जाते, बिकॉज मैंने बहुत कम चीज़ें ज़िंदगी में सोच के की है। पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया बिकॉज आई वांटेड टू टॉक टू पीपल। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई फेडरल मिनिस्टर्स इस पॉडकास्ट पे आ रहे होंगे। लिटरली मेरे अराउंड जो लोग हैं, जो कॉन्वर्जेशंस नहीं की जा रही थी, मैंने सोचा हम कर लेते हैं। एंड एक एक तरह का पाकिस्तान आपको नुमाया नज़र आता है और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। सो टू ब्रेक दैट मोल्ड, नॉट टू से कि वी आर पाकिस्तान एंड देयर नॉट, देयर आल्सो पाकिस्तान, बट the mosaic that forms the Pakistan experience, that was mainly the idea of the podcast, के singular नहीं है पाकिस्तान एक्सपीरियंस। अगर एक ट्रांस एक्टिविस्ट है तो वो भी पाकिस्तान एक्सपीरियंस का हिस्सा है, अगर एक वुमेन्स मूवमेंट है तो वो भी पाकिस्तान एक्सपीरियंस का हिस्सा है, जमात इस्लामी भी पाकिस्तान एक्सपीरियंस का हिस्सा है, पीटीआई, पीपीपी, पीएमएलएन, दुनिया भर के सॉरी पाकिस्तान भर के जो लोग हैं वो इस एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं फॉर्म होते हैं, देर ऑल इक्वली पाकिस्तानी। और ये दिखाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए पॉडकास्ट शुरू किया था। कोई इतने लॉफ्टी एम्बिशंस नहीं थे। इनफैक्ट अभी भी जब हम जहाँ हैं हम, ये भी एंटिसिपेटेड या प्लान्ड या एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। सही। तो फिर मेरा एक सवाल ये बनता है कि अक्सर हम मेन स्ट्रीम मीडिया में हम ये देखते आ रहे हैं कि जो इंटरव्यू का फॉर्मेट होता है, या तो इट्स वेरी ड्रामेटिक, या उसमें ये है कि उसमें वो इतना मसालेदार होता है, टू बी पुटिंग इट पोलाइटली, कि आपको पता नहीं होता कि दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है, वो जर्नलिस्ट अपना पर्सपेक्टिव क्या कहना चाहता है, एंड इट जस्ट बिकम्स अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ, अगेन आई विल से दिस वेरी पोलाइटली, चिकन फाइट। मगर आपके शो में it's a strange show in the sense that it's very peaceful. आपका जो इंटरव्यू, आप जिनको इंटरव्यू कर रहे होते हैं वो अपनी बात भी कर रहा होता है, एंड पीपल आर लिसनिंग टू इट फॉर आवर्स ऑन एंड। तो आपके ख्याल में हमारी ऑडियंस, हमारी पाकिस्तान ऑडियंस ऐसी है जो इस तरह के इंटरव्यूज को सुने और इस तरह के कंटेंट को शौक से कंज्यूम भी करे? आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम पाकिस्तानियों पे लगा देते हैं कि अवाम ऐसी है। अवाम बिल्कुल ऐसी नहीं है। हम मतलब 10-15 साल, obviously एक certain generation has this nostalgic view about PTV, but even if we set PTV aside, जब जियो भी लॉन्च हुआ था तो उसमें अक्सर ऐसे शो थे जिसमें बैठ कर तहम्मुल से बात की जाती थी, जिसमें स्कॉलर्स आए हुए होते थे,
पीटीवी में तो ये बहुत ज़्यादा होता था, बट इवन व्हेन दीज प्राइवेट चैनल्स लॉन्च्ड ये होता था और रेगुलरली होता था, एंड शोज हैड अ लॉट मोर मीट एंड मेरिट अराउंड देम एज अपोज टू व्हाट यू सी ऑन टेलीविजन राइट नाउ। फ़र्क ये है कि पॉडकास्ट में मेरे पास कोई एडवर्टाइजर्स नहीं हैं जिनको मैंने खुश करना है, ना मैं किसी रेटिंग्स की दौड़ में हूँ। हमारी पॉडकास्ट जब शुरू हुई थी 500 600 700 लोग सुन रहे होंगे, तो वो 100 करके लोग बढ़ते रहे, एंड 4 साल में अभी कुछ मेरे ख्याल से 70,000 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। चैनल तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, अगर आप सोचें एक प्राइवेट चैनल है, आपने एडवर्टाइजमेंट उठानी है करोड़ों की, वो तो इस प्लान पे नहीं आ सकता कि जी 4 साल में हमारे पास 70,000 लोग होंगे। वो तो बोलेगा हम पहले दिन जो चीज़ चलाएं वो लाखों लोग देखें, वायरल जाए। सो बिकॉज दैट्स देयर रेवेन्यू मॉडल, तो उसकी एक अपनी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। तो आप दुनिया में देखें जो अच्छे न्यूज़ प्रोग्राम्स हैं उनकी जो गुड जर्नलिस्टिक वर्क होता है दैट गेट्स रिकग्निशन राइट, बट यू गेट गुड जर्नलिस्टिक वर्क व्हेन यू पुट इन द एफर्ट। अगर आप 2-3 साल का एफर्ट करके, जो स्पॉटलाइट वाली स्टोरी थी वो सालों का एफर्ट गोइंग थ्रू द डेटा, आर टीवी डजंट अलाउ फॉर दैट राइट। आपको चाहिए आज रात और आपको चाहिए मसाला। तो उसमें सबसे आसान काम है कि आप एक पीएमएलएन का बंदा बिठा बिठा लें, एक पीपीपी का बंदा बिठा लें, एक पीटीआई का बंदा बिठा लें और उनको प्रोवोक करते रहें। अब तो प्रोवोक करने की भी ज़रूरत नहीं होती, उनको भी पता है कि वो क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। आप देख लें कि सबसे ज़्यादा जिन पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है, अ, अभी तो ज़ाहिरी बात है, थोड़ा वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, बट 1 साल पहले तक जब तक पीटीआई की हुकूमत थी तो शेख रशीद 7 से 8 भी किसी शो में आते थे, 8 से 9 भी किसी शो में आते थे, 9 से 10 भी किसी शो में आते थे। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि मैं चैनल्स फ्लिप कर रहा होता हूँ और दोनों शो पे शेख रशीद बैठे हुए होते हैं एक ही टाइम पर। तो वाई आर दे calling Sheikh Rashid, right? They're not calling him for his political insight. They're not calling him कि आप हमें एक पाकिस्तान की तारीख पे लेसन दे। उनको एग्जैक्टली पता है शेख रशीद उनको क्या देंगे, शेख रशीद को भी एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्यों बुलाया है। तो वो फार्मूला सेट है, उस फार्मूला से एक्सपेक्ट करना कि जी ये कुछ टेक अवेज देंगे या ये कोई कौम का शऊर बढ़ाएंगे इज इम्पॉसिबल, बट द ब्लेम लाइज ऑन द प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज टेलीविजन चैनल्स, ऑन their revenue models, on the entire system, as opposed to the awam or as opposed to the कौम। उनको आप जो दिखाएंगे वो देखेंगे राइट। अगर जियो चल रहा है, जियो पे जो चीज़ आएगी, जो लोग जियो देखते हैं वो देखेंगे, जो लोग एयर वाई देखते हैं, जो लोग बोल देखते हैं वो देखेंगे। देर अ कैप्टिव ऑडियंस राइट। हमारी आजकल तो मुल्क बहुत पोलराइज्ड है, तो जो जिस पॉलिटिकल कैंप में है, उसको पता है मेरा चैनल कौन सा है और वो चैनल देखेगा, और उस चैनल के पास कंप्लीट फ्रीडम है कि इन लोगों को कुछ भी दिखा दो। सो द ब्लेम शुडंट लाई ऑन द पीपल, एंड हिस्ट्री शोज अस दैट पाकिस्तानी पीपल आर नॉट लाइक दिस। It's just where we are in the current scenario, and the restrictions of the profit model and the revenue model and the advertiser model, which makes programming on TV not worth watching। मैं तो सालों से अपनी केबल काट दी है। और इसी चीज पे लेकिन मैं शहजाद आपने खुद कहा ना कि जैसे आपने अपने सब्सक्राइबर्स वक्त के साथ ज्यादा किए, तो फिर तो ये कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है और फिर ऑडियंस के नाम के ऊपर ये चीजें बेची जाती हैं। तो इस आप अपने पॉडकास्ट से क्या हासिल करना चाहते हैं? आपका क्या एक ऑब्जेक्टिव है कि मतलब आपने भी तो सोचा होगा ना कोई एक चीज कि आप इसके थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं? आप लोगों ने गलत आदमी को बुला लिया है, ना मैं सोचता हूँ ना मुझे पता होता है ये चीज़ें। मुझे गालियां खाने का बहुत शौक है, बहुत मजा आता है जब जब हजारों लोग आई आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया कि मैं क्या हासिल करना चाहता था और क्या हासिल होगा। इट्स इजी टू लुक बैक ऑन थिंग्स, इट्स हार्डर व्हेन यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। इट्स जस्ट दैट कभी कभी कुछ मैसेजेस आ जाते हैं कि यार अभी हम लोगों ने हाल ही पे मल्टीपल सेशंस किए औरत मार्च के ऊपर, तो उसमें कुछ कई लोगों के मैसेजेस आए कि यार आई वाज समबडी जो वो ब्रेन वॉश हुआ हुआ था, जिसको लगता था कि ये सिर्फ फहाशी है या ये मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, पर जब मैंने लोगों को सुना कि उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली एजेंडा क्या है। इसी तरह ट्रांस इशू के ऊपर अक्सर ऐसे मर्द हैं जो मज़हब का इस्तेमाल करके उस इशू को पोलिटिसाइज करके मिलियंस को हिट्स आ रही हैं। और ये बहुत आसान तरीका है, पाकिस्तान में वायरल होना इतना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मिलियंस चाहिए, सबको पता है कि क्या क्या बातें करनी है, वो आम हो जाएंगी। तो मोर ऑफन देन नॉट
it's not about what exactly do you want, it's about having the clarity of what you don't want, which gets you where you want to be. So I'm very clear about what I don't want. This is not what I want to do. I don't want to do populist takes. I don't want uh, conflict and controversies just for the sake of clicks. तो वो जिस तरह आप बॉलिंग करते हैं और गटर लेन्स ऊपर कर देते हैं ना, तो आपका रोड नैरो हो जाता है। तो उसी तरह जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, आपको भी चीज़ें नहीं पता होती, एंड स्लोली स्लोली यू स्टार्ट फिगरिंग आउट थिंग्स आई डोंट वांट, तो वो आपका विजन नैरो 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 होता रहता है। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर एट द एंड एंड यू completely diluted exactly what you want out of it, तो वो focus laser हो जाता है। तो things I don't want, I'm very clear about exactly what I want out of it. I'm not sure. What keeps me motivated is literally messages like this के नंबर से ज़्यादा impact। अगर आपने एक दो लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, तो वो अपनी कम्युनिटीज़ में जाके क्या करेंगे? मुझे अक्सर तनकीद की जाती है फॉर टॉकिंग अक्रॉस द आयल, राइट? कि अगर कोई लिबरल है तो बोलेगा आपने जमात इस्लामी के बंदे को क्यों बुलाया है? लेकिन एक डिनाई करना कि यार इनका एक वोटर बेस है, इनके एक लोग हैं, भले आपको उनके फ़लसफ़े, उनके ख़यालात से इख्तिलाफ़ हो, उसकी ऑडियंस के बारे में सोचें। There are hundreds, thousands of people. If me and Hafiz Naeem can sit across the table and have a conversation and find agreement, then they might go from -100 to -90, and that's progress, as opposed to saying I'm at 100 and anybody who's at 99 is the worst human being in the world and should be cancelled. I think these conversations show us that we have a lot more in common, and that will create a lot more harmony and take us forward in society, as opposed to us staying in our echo chambers throwing mud at each other. Okay, here's my question. Every person who's come to your show, चाहे वो कोई politician हो, musician हो गया, what's your creative process? आप आपके जो सवालात होते हैं, and how do you get them to answer? आपको उसमें आपकी research methodology क्या है? अगेन कुछ भी नहीं है। देखिए, इट जस्ट डिपेंड्स, राइट? कि अगर फैसल रफी आ रहा है, इज अ फ्रेंड, तो मुझे पता है कि हम कर लेंगे। साद हारून आ रहा है, ही इज अ कॉमेडियन, मैं इतने सालों से कॉमेडी कर रहा हूँ, मुझे चीज़ें पता ही हैं। एक आपको नेचुरल क्यूरियोसिटी भी होती है। अभी अगली जो एपिसोड आएगी, आई डोंट नो व्हेन दिस विल एयर, इज द माउंटेनियर कॉल्ड असद। एज सच उनको सर्च नहीं किया या मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की कि इन्होंने पहले क्या कहा हुआ है, बट एक अपने खुद के सवालात होते हैं, एंड दे माइट साउंड डम टू पीपल हु आर इन द फील्ड। तो वो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी shows in the podcast that I'm naturally curious about the subject. A lot of times people message me कि आप इस टॉपिक पे क्यों नहीं करते, इस टॉपिक पे क्यों नहीं करते। अगर मेरी एक नेचुरल क्यूरियोसिटी नहीं है तो वो हो जाएगी पॉडकास्ट, बट लोगों को नजर आ जाएगा। सो आई ट्राई एंड अवॉइड doing podcasts on subjects that I'm not interested in personally, unless कुछ बहुत ही ज़रूरी हो कॉन्वर्जेशन के लिए, या कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा हो जिसको कॉम्बैट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नेचुरली इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी सब्जेक्ट में, आई ट्राई एंड अवॉइड दैट। तो वो क्यूरियोसिटी शोज़, ऑब्वियसली जब पॉलिटिशियंस आते हैं आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि अच्छा यार, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं। उसमें भी आई एम रिलाइंग ऑन प्राइमरी रिसर्च, विच इज़ व्हाई आई डोंट से आई एम अ जर्नलिस्ट। जिन जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ होता है और अच्छा काम किया हुआ होता है, मैं उन पे रिलाई कर रहा होता हूँ, राइट? अगर एहसन इकबाल आएंगे तो मैं जाकर कोर्ट प्रोसीडिंग्स नैप्स की नहीं पढ़ूंगा, मैं आर्टिकल्स पढ़ूंगा जो उस पर लिखे गए हैं, जो उसके अराउंड लिखे गए हैं। तो this is why I'm not a journalist. I'm relying on the work of journalists to come up with these questions and ask them. Questions pre-formed नहीं होते. I don't go in with a list of questions. I do all this work and then improv मैंने बहुत किया है ज़िंदगी में, उसमें stand up sorry मैंने बहुत किया है। उसमें एक बहुत अच्छा lesson होता है that always have a plan, and then when you get on stage, get rid of the plan. That's how I do my podcast, कि मैं एक दिमाग में मुझे पता होता है अच्छा ये बातें करनी है, ये चीजें हुई हैं, लेकिन द मोमेंट द पॉडकास्ट स्टार्ट्स, आई मैं खुद भी ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ। इट्स लाइक अ रिवर, एज लॉन्ग एज इट्स फ्लोइंग ब्यूटिफुली, यू लेट इट फ्लो। ठीक है, आप साथ ह्यूमर के जरिए भी आप बहुत से बड़े टॉपिक्स को आप टच करते आ रहे हैं। आपका जो वो कॉमेडी वाला सेगमेंट है, और
आप उस इशू को ट्रिवियलाइज किए बगैर आप कॉमेडी के जरिए कैसे आप अपना मैसेज स्प्रेड करते हैं उसके जरिए, because that must be really tricky using comedy to talk about serious issues. जो वो ट्रिविलाइज वाली आप बात की है, आई थिंक वो लोगों के नज़रिए पे डिपेंड करता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज आपने एक सीरियस बात कॉमेडी में कर दी है तो वो ट्रिविलाइज वैसे ही हो गया। इट्स आवर पर्सपेक्टिव एंड व्हाट वी थिंक ऑफ कॉमेडी एंड व्हाट वी रिड्यूस द रोल ऑफ कॉमेडी इन आवर सोसाइटी टू। अगर आप हमारे भांड कल्चर भी देखें, उसमें बहुत ज़्यादा सोशल सैटायर होता था, सोशल सबवर्जन होती थी। वो उसको हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट रखा हुआ है कि यार हम लोग बादशाह हैं और ये लोग आके नाचेंगे, हमें जोक सुनाएंगे। तो उस नज़रिए से जो लोग देखते हैं कॉमेडी को, उनको हर तरह की कॉमेडी इश्यूज को बिलिटिल करना या इश्यूज को ट्रिविलाइज करना, कभी कभी मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप पॉडकास्ट में जोक करते हैं, आपको सीरियस होना चाहिए, सूट पहन के बैठना चाहिए। एंड लाइक पर वो मैं हूँ नहीं। आई विल बी प्रिटेंडिंग एंड इट विल शो, ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी। सो यस, इट इज ट्रिकी, बट एज लॉन्ग एज आप में कॉन्शियसनेस है एंड दैट शोज इन योर वर्क, आई थिंक तनकीद तो होगी, बट आपको पता है यार मेरा दिल साफ है, मैंने नेक नियति से किया है। एंड इवन इफ आई फॉलन शॉर्ट समवेयर वेयर इट हैजंट बीन, आई मीन ये भी तो एक मसला है ना कि इट शुडंट बी एविडेंट दैट इट्स सैटायर, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ सैटायर। बट if it's not evident that it's satire, then so many people take it seriously, and then it opens that another can of worms. So it does get tricky in terms of how people will react, but in terms of the ability to do it, I think I'm very clear, and it's something that comes with time. It's a muscle, right? So it's ठीक है। something that I've been doing for 12 years now. तो अच्छा वो शहजाद, मेरा वो आता यही है, सवाल था। पर हाँ, लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे उस पर कोई कंट्रोल नहीं Right. है जी। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बैक एंड फोर्थ ना कॉमेडी की तरफ जा रहे हैं, फिर वापस हम आते हैं। तो तालियां और गालियां किस चीज के साथ ज्यादा मतलब क्योंकि मैं मुझे लगता है कि कॉमेडी वाला जो एक आंसर आपकी बात में भी आप करते हैं तो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा नहीं है लोग इस तरह से अचानक से कोई बात करते हैं फिर आप सीरियसली उसको कर रहे होते। तो कैसे कैसे करियर शुरू किया, उस वो अब जारी रख रहे हैं या इसी पॉडकास्ट को लेकर चल रहे हैं? नहीं नहीं, साथ चल रहा है, स्टैंड अप शोज हो रहे हैं। अभी फेब में मैंने किए हैं 2 शोज। अभी रमज़ान आ रहा है तो उसमें नहीं होंगे। शायद रमज़ान की आखिरी आखिरी रात जो है, चांद रात पे कुछ करें, बट अदर देन दैट रमज़ान में नहीं होगा, बट उसके बाद होंगे। सो स्टैंड अप चल रहा है, साथ साथ पॉडकास्ट भी चल रही है। साथ साथ अगेन पॉडकास्ट में आई ट्राई एंड बी माई ऑथेंटिक सेल्फ। अच्छा, कभी जोक आ गया तो आ जहाँ गया, कभी जहाँ कभी तक नहीं आया तो नहीं आया। राइट, जहाँ तक पॉडकास्ट की बात है, नॉट जस्ट योर शो, अब बहुत लाइक मिलियंस ऑफ, ओके नॉट मिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज अब मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर आपके पॉडकास्ट, दूसरों के पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, अब वो लोग दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं टू गेट देयर न्यूज, बट न्यूज दैट इज मोर इंफॉर्मेटिव। तो आप मुझे ये चीज बताएं कि इस सारे में मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर सकता है इन ऑर्डर टू, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में हैव द पुल टूवर्ड्स ब्रिंगिंग मोर बिगर इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के लिए सही हो, मगर हम ये आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि अब लोग इंफॉर्मेशन अब सोशल मीडिया से ले रहे हैं या आपके शो से ले रहे हैं, और दे जस्ट वांट अ सर्टेन पर्सपेक्टिव फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इससे आपको क्या अंदाजा होता है पाकिस्तानी ऑडियंस के बारे में? I think making any observations about the audience at large from this would be, uh, I don't think would be adequate or appropriate. लेकिन जो लोग अखबार में लिखते थे, जब टीवी आई होगी और टीवी पे शोज आए होंगे और चैनल्स प्राइवेटाइज हुए होंगे, उनका एक नज़रिया होगा कि जो टीवी पे एंकर्स आते हैं ये जर्नलिस्ट नहीं है, हम जो डेली एडिटर्स हैं और डेली अखबार लिखते हैं हम एडिटर्स हैं। तो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट भी आ चुके हैं, लेकिन आपको उतने ही प्रोपागेंडा चैनल्स मिलेंगे। शायद आपको यूट्यूब पे ज़्यादा प्रोपागेंडा चैनल्स मिल जाएं एज अपोज टू टीवी। तो वो रिप्लेस नहीं कर सकता। जो जर्नलिस्ट है वो अखबार में लिख रहा है, टीवी पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, वो आपको नजर आ जाएगा वही जर्नलिस्ट है।
I know it's become much harder. This is why I don't call myself a journalist, because जो एक proper journalist है वो एक बहुत it's a burden to carry, right? Like I can say a lot of things flippantly as a comedian and get away with them because people realize they're in jest. A journalist can't do that, right? शाहज़ेब खानज़ादा मजाक में कोई बात नहीं कह सकता क्योंकि क्रेडिबिलिटी आ जाती है जब शाहज़ेब खानज़ादा कहे, तो वो बर्डन मैं कैरी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपने आप को सहाफ़ी नहीं बोलता. But nobody can do anything without relying on that work of the journalist, right? Financial Times की एक स्टोरी आती है, उसके ऊपर 500 व्लॉग्स बन सकते हैं जो लोग देखेंगे. अभी तोशा खाना की जो सारी डिटेल्स आई हैं, उस पे हजारों तबसरे होंगे, लाखों लोग चीजें बोलेंगे, बट द पीपल हु पुट इन द वर्क टू गेट दैट इंफॉर्मेशन आउट, या जो जो पहले स्टोरी जिसने लिखी थी ओरिजिनली, जिसने ब्रेक की थी, that's the meat of it. Thing around it is condiments. The problem with YouTube, also TV to a large extent now, is कि जो जराए के आर में लोग कुछ भी कह देते हैं कि जराए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, हमने सुना है. That's a shame on journalism. But जो proper journalists हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम के बगैर और कुछ नहीं हो सकता. ठीक. और इससे फिर मेरा ये सवाल बनता है कि एज आपने चूंकि अब ये बात कही है अच्छे जर्नलिज्म के हवाले से और बुरे जर्नलिज्म की आपने डिफ्रेंशिएशन की है, तो आपके ख्याल में व्हाट कैन मेन स्ट्रीम मीडिया डू ताकि वो इस लाइक सो दैट इट कैन गो बैक टुवर्ड्स द गुड जर्नलिज्म जिसकी बेसिस पे लोग आपके लोग इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, लोगों को अगर से तोशा खाना के हवाले से अगर इंफॉर्मेशन चाहिए उसको इट्स लाइक प्रॉपर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट्स एक्सप्लेन्ड वेल, और ये नहीं कि आप पुरानी बात को एक नए मसालेदार अंदाज में आप बात करें. आपका ख्याल है, आपका क्या ख्याल है मेन स्ट्रीम मीडिया को इस केस में क्या करना चाहिए? मेन स्ट्रीम मीडिया वही कर रहा है जो वो करना चाहता है. देखें, आपके जो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो या तो बिजनेस वाले ओन करते हैं, एंड मोर बिजनेस वाले भी छोड़ रहे हैं, और पॉलिटिकल एंड्स के लिए जो लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टीज या इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करते हैं वो चैनल्स रन करते हैं. तो उनका जो एजेंडा है वो उस पर चलेंगे. उनसे ये बात करना कि आप इसको बेहतर तरीके से करें इज फूलिश, राइट? बिकॉज उनका वो काम नहीं है. जो जो सड़क पे बंदा कुछ बेच रहा है उसको जाके समझाना कि एक्चुअली इसकी जो सही प्रोडक्शन है ना वो इस तरह से होगी. लाइक अगर वो जो स्कूल के बाहर हमें लॉलीज मिलती थी उनको जाके आप समझाएं कि अच्छा, सैनिटाइज पानी में अगर आप इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस से ऑक्सीजन बनाएं तो उसको ऑफिशियली आप एक आइस लॉली बोलते हैं. आप इसको नहीं, उसका वो इंटरेस्ट ही नहीं है ना यार, उसको अपनी बेचनी है और घर जाना है. तो हमारे चैनल्स उसी की तरह हैं. दे डोंट केयर अबाउट द चिल्ड्रंस हेल्थ, राइट? दे आर नॉट वरीड के मैं ये जो आइस लॉली बेच रहा हूँ इससे बच्चों की हेल्थ खराब होगी. उसने वो पैसे बनाने हैं और घर जाना है. तो हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो आइस लॉली बेचने वाले ही हैं, और हम सब वो बच्चे हैं जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, और वो लग रहा हमें शुगर है और वो लग रहा हमें मज़े का है यार, कि टेस्ट भी अच्छा आ रहा है, मीठा मीठा भी है, अच्छा लग रहा है, बट वो अंदर से जो आपको तोड़ रहा है, अंदर से जो आपको बर्बाद कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म डैमेजेस अब हमें नजर आते हैं. वेयर पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी फेमस, राइट? यू कैन टेक द न्यूज़ पेपर टू समबडी एंड से ये हेडलाइन न्यूज़ है, एंड दे विल बी लाइक हाँ ये तो डॉन की है ना. लाइक they live in a world where आप डॉन न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ प्रिंट कर सकते हैं और वो झूठ हो सकती है, ओपिनियनेटेड हो सकती है, स्लांटेड हो सकती है, बायस्ड हो सकती है, बट वो झूठ नहीं हो सकता. अगर डॉन में लिखा हुआ है कि कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इतने लोग मरे हैं, और ये डॉन कांट मेक दैट अप. That's not possible for Dawn to do. So people now think that a headline in Dawn is equal to a tweet. अच्छा, ये डॉन कह रहा है लेकिन मैंने ये ट्विटर पे पढ़ा है कि ये एक रैंडम अकाउंट ये बात कर रहे हैं, एंड समहाउ दोस थिंग्स आर इक्वल इन पीपल्स माइंड्स. तो मुश्किलात हैं, लेकिन शुरू इसी तरह से होगा कि जो जो जर्नलिस्ट हैं, जो लोग प्रॉपर टाइम लगा चुके हैं, ये चीज़ें समझते हैं, उनको आप दे दें, उन डायरेक्टर न्यूज़ बनाएं उनको, तो चीज़ें खुद बेहतर हो जाएंगी. राइट नाउ टॉकिंग टू द वे दीज चैनल्स आर रन एंड टेलिंग देम व्हाट टू डू बेटर इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज. तो इसका मतलब
मतलब ये हुआ कि जो मेंटल इम्पैक्ट इन सारी चीजों से क्रिएट होता है और एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी हमने देखा है कि इस मीडिया की तरफ से क्रिएट होता है। लोगों को पता है कि कौन सा चैनल किसको प्रमोट कर रहा है, कौन सा चैनल क्या कर रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की अगर हम बात करें कि इन चैनल्स को करनी चाहिए, तो वो अगर वो मेन स्ट्रीम पर पॉसिबल नहीं हो सकती, तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन जो मीडिया है उसके ऊपर हम इन चीजों को कर सकते हैं, जहाँ पे ना तो रूल्स हैं, ना जहाँ एथिकल कंसिडरेशन सामने है, ना जहाँ पे उनको रेगुलेट किया जाता है? तो बहुत मुश्किल नहीं रहेगा कि हम साइड से ही कुछ अच्छा पॉजिटिव और या सोल्यूशन बेस्ड चीजें देख सकें? Again, the incentives are skewed in both cases, whether that's the channel, whether that's YouTube. आपके incentives बुरे हैं। पर्सनल इंसेंटिव, सेल्फ इंटरेस्ट। यूट्यूब पे अगर आपने वायरल होना है तो आपको पता है कि किस तरह का कंटेंट बनाना है, उसको किस तरह मसाला लगाना है, किस तरह पैकेज करना है। तो द YouTube algorithm also incentivizes that, incentivizes sensationalism. All social media does. वो एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी आई थी कि आपको एंगर करना एंगेजमेंट के लिए बेहतर है एज अपोज टू आपको खुश करना। तो आपको जो चीज़ें एंग्री करते हैं, अगर आप उनसे रिएक्ट करेंगे, अगर आप उन पे गुस्सा दिखा के कमेंट करेंगे, तो वो सोशल मीडिया आपको दिखाता रहेगा, बिकॉज दैट्स अ बेटर वे टू कीप यू ऑन देयर प्लेटफॉर्म एज अपोज टू शोइंग यू हैप्पी थिंग्स। चैनल पे भी यही है कि रेटिंग्स उस चीज़ से आएंगी, वायरल वो चीज़ आएगी। अगर दो पॉलिटिशियंस बैठकर, अगर मिफ्ता इस्माइल और असद उमर बैठकर नंबर्स खोलें एंड वन बाय वन दे गो थ्रू कि यार ये एक्सपेंसेस थे, ये मसले थे, शायद उस शो पे रेटिंग्स ना आए। लेकिन अगर मिफ्ता इस्माइल ग्लास उठा के असद उमर के सर पे मार दे, वो चीज़ हर जगह, हर व्हाट्सएप पे पहुंची हुई होगी। तो दोनों जगह इंसेंटिव्स आपके ख़राब हैं, विच इज़ वाई पीपल गो फॉर दैट। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन पीपल, राइट। जियो को आप कह सकते हैं कि उनका एक बेंट है, एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं आप। लेकिन शाहजेब खानजादा डज अ शो विच आई फील इज फेयर एंड बैलेंस्ड, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। वो उस चैनल पे आके भी शो अपनी तरह करता है ना। तो एंड अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मीडिया लिटरेसी हुई ना, आपको तो शायद इस बात की अवेयरनेस है कि अच्छा ठीक है, चैनल जियो का जो भी मतमा नजर हो, जो भी वो बात करना चाहें, कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो अच्छी बात करते हैं, विदाउट बायस करते हैं। सो मीडिया लिटरेसी का जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक अंसर को बहुत ज्यादा देखते हैं, इसीलिए जो आप एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाते हैं लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, कैसे उसको हम, अगर हम कोशिश करें कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लेकर आए या अल्टरनेटिव ही उसको प्रमोट करें, तो क्या कुछ किया जा सकता है? मीडिया लिटरेसी से आपका एग्जैक्टली क्या मतलब है? मतलब जैसे कि आप एज अ व्यूअर कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, मैं ये फर्क कर सकता हूँ कि कौन सा एंकर विदाउट बायस अपनी चीजों को बता रहा है, क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेटिव एक पूरा सिस्टम है। वो कोई प्रोपेगेंडा के तहत या किसी चीज के तहत ऐसी चीज नहीं बोल रहे होते, उनके पास प्रॉपरली फैक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर वो बता रहे होते हैं। मुश्किल है, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। इसमें आई थिंक अगेन जर्नलिस्टिक कम्युनिटी हैज़ टू टेक द स्टेप ऑफ एजुकेटिंग पीपल अकॉर्डिंगली, कि यार अगर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक झूठी स्टोरी दी और फिर उन्होंने आके तस्लीम किया कि मैंने झूठी स्टोरी दी थी, उस झूठी स्टोरी के ऊपर 4-5 साल पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? फिर वही जर्नलिस्ट आकर कहते हैं कि ओ मैंने तो व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ देखी थी, मैंने टीवी पे बोल दिया, उसके बाद आलमी दुनिया में पाकिस्तान जलील हुआ। उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है इन चीज़ों की? सो व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन, आई थिंक everybody should take a stand and maybe be like, this is this person's history, and maybe we should stop giving this person shows, maybe we should stop giving this person more credibility. तो वो किसी ना किसी को करना पड़ेगा। ये देख कर खुद से करना मुश्किल काम है, राइट। अगर मैं शाजिब खानजादा को देखता हूँ और वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा है कि यार इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, फॉर मी टू वेरीफाई आई हैव टू गो गेट ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, then read all those documents and verify what Shazib Khanzada is saying is the truth. Maybe I'll do that. Most people won't do that. Most people won't have the time or the access. तो ये खुद से करना मुश्किल काम है, लेकिन जब जो आवाम आप पे भरोसा कर रही है, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो फिर शायद जर्नलिस्ट की जो कम्युनिटी है उनको एक स्टैंड लेना चाहिए। और जो मीडिया लिटरेसी की आप बात कर रही हैं, उनको फिर आवाम को एजुकेट भी करना चाहिए कि यार
ये जर्नलिस्ट इस तरह कर रहा है, हैविंग योर ओपिनियन, हैविंग योर बायसेस, हैविंग योर पार्टी एफिलिएशन मे बी इज टू बिट टू मच, बट आप जाके किसी ना किसी को तो वोट देंगे ना, दैट्स स्टिल फाइन। बट अगर आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और फिर खुद तस्लीम भी कर रहे हैं कि जी मैंने झूठ बोला है, आई थिंक उसकी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे चीज़ें बेहतर होंगी। हम बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच दुनिया भर में जिक्र करते हैं, लेकिन जहाँ फॉक्स न्यूज़ जैसा एक कंप्लीटली बायस्ड, कंप्लीटली स्लांटेड टीवी चैनल है, वो भी इतना कर झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने बोल दिया कि वोटिंग मशीन्स जो थी, उनकी जो कंपनी थी, वो उसने इलेक्शंस में रिगिंग की है, करप्शन का वो हिस्सा थे, उन्होंने बोल दिया। और अब फॉक्स न्यूज़ बंद हो सकता है, इतना बड़ा उन पे लॉ सूट हो चुका है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो हम इतनी बातें करते हैं, इतना जिक्र करते हैं, जो एक वैनगार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच समझा जाता है दुनिया भर में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे फिर इस तरह के भी लॉज तो हैं ना। सो या द लीगल सिस्टम, द जर्नलिस्टिक कम्युनिटी, पीपल एट लार्ज नीड टू स्टेप अप. Expecting the common man who's watching TV to be literate enough in terms of the media and all the documents and everything that they talk about is impossible. It's a full-time job every single day. Expecting the common viewer to do that is expecting too much. दूसरी चीज ये कि आपके जितने भी इंटरव्यू, जिन लोगों से आपने इंटरव्यू किया है, are they all people who want solutions as well? Because जब वो अपने issues का या किसी भी topic से related के issues और उसकी analysis सारे देते हैं, are they also seeking solutions as well? Are they willing to talk about what solutions there are to solve certain issues and such? Sure, इसलिए तो आके बात कर रहे हैं, वरना 2-2 घंटे की पॉडकास्ट होती है, इतना टाइम ज़ाया करने के पास कम ही लोगों के पास होता है। तो अगर वो आ रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ भला ही चाह रहे होंगे पाकिस्तान का, जिसकी वजह से वो अपना टाइम मुझे दे रहे हैं। थैंक यू सो मच शहजाद, आपने हमें टाइम दिया, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का प्लेटफॉर्म पे आप शोज करते हैं, इस तरह अगर हमारे कुछ और लोग भी ऑनलाइन मीडियम को इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पाकिस्तान को भी इसका फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। खुदा हाफिज। Thank you, Ji.